कृषि कानून और किसानों का आर पार, यानी अफवाहों का चक्रव्यूह और सच पर प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चक्रव्यूह। सवाल है कि नए कानून से मंडियां क्या खत्म हो जाएंगी? सवाल है कि एमएसपी क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जवाब अफवाहों के बाजार में दफन है। झूठ के बाजार में मंडियों का वजूद ही खतरे में पड़ गया। लेकिन सच्चाई क्या है, आज ये आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले समझते हैं विवाद के पीछे किसानों के बीच अफवाहों वाली साजिश कौन कर रहा था। क्या सरकार ने हमेशा के लिए एमएसपी खत्म कर दी? क्या नए कानून से खत्म हो जाएंगी मंडियां? क्या खतरे में है किसानों की जमीन? क्या तीनों कृषि कानून अन्नदाता के खिलाफ है? क्या एपीएमसी कमजोर होगी, जमाखोरी बढ़ेगी? क्या उद्योगपति हड़प लेंगे किसानों की जमीन? क्या वन नेशन वन मार्केट की थ्योरी किसानों का काल है? जितनी जुबान उतनी बातें। यानी अफवाहों का वो बाजार जहां सच्चाई दम घोट देती है और साजिशों की बुनियाद पर वो विवाद खड़े किए जाते हैं जिनसे देश का अमन चैन बिगड़ जाए। इस खेल के मोहरे आपके सामने हैं, लेकिन खिलाड़ी पर्दे के पीछे। आज हम कृषि कानून पर अफवाहों के इसी चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। हर अफवाह का जवाब मिलेगा आपको। साथ ही बताएंगे आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी साजिश से देश में भ्रम जाल पैदा किया गया। और अन्नदाताओं को आंदोलन की आग में झोंक दिया गया। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। ऐसी कौन सी वजहें थीं जिन्होंने खेतों से निकलकर किसानों को दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया? क्या कृषि कानून प्रस्ताव में इतना किसान विरोधी है या साजिशन इस कानून को अफवाहों के कुचक्र में धकेल दिया गया? जो भी हो, हर सूरत में यह अन्नदाता के खिलाफ एक साजिश है, षड्यंत्र है, चक्रव्यूह है। किसानों के मन में सबसे बड़ा डर है एमएसपी को लेकर। 1967 में जिस एमएसपी की शुरुआत की गई, 2020 में उसके खत्म होने की अफवाहों ने जन्म दिया किसान आंदोलन को। यानी हुकूमत से हक मांगने अन्नदाता राजधानी दिल्ली आ पहुंचे। लेकिन 2021 आते आते हक की यह लड़ाई उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से आंदोलन पर सवाल भी उठने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस एमएसपी को सरकार ने खत्म करने की बात नहीं की, उस पर इतना बवाल क्यों? आखिर किसने अफवाहों के बाजार को गर्म किया और किसानों को आंदोलन के लिए किसने उकसाया? एमएसपी पर बवाल है। नए कानून पर सवाल है। अफवाह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? चलिए इसकी भी पड़ताल शुरू करते हैं। एमएसपी पर चल रहे बवाल से पहले हमें समझना होगा कि आखिर एमएसपी सिस्टम है क्या। किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 1966-67 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था कि अनाज का उत्पादन ज्यादा होने पर भी कीमतें तय सीमा से नीचे न जाएं। उस वक्त सिर्फ गेहूं के लिए इसे तय किया गया था। बाद में सरकार धान और तिलहन को भी एमएसपी मिलाई। दलहन की कुछ फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। आज कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग की ओर से तय किया जाता है। एक शब्द में कहें तो किसानों को कम से कम लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाए। यही एमएसपी का मकसद है। अब वापस लौटते हैं असली सवाल पर। क्या नए कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी?
तो जनाब, जो सरकार कृषि सुधार की कोशिशों में जुटी हो, भला वो किसानों के साथ ऐसा छल क्यों करेगी? आप खुद ही सोचिए। वैसे भी देश में लगभग 15 करोड़ किसान, जिनमें 80% छोटे किसान हैं, इनमें से महज 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को नए कानून से लाभ मिले। इसके पीछे सीधा मकसद पीएम मोदी के उन शब्दों में समझ सकते हैं जब उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। छब्बीस जनवरी को हुए हंगामे से पहले तमाम बैठकें सरकार और किसानों के बीच हुई। इस बैठक में सरकार तीनों कानूनों को कुछ वक्त तक रोकने पर भी तैयार हो गई और एमएसपी को नहीं खत्म करने का भरोसा भी दिया। बावजूद इसके किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे दो बातें साफ हो गई कि नए कानून से एमएसपी को कोई खतरा नहीं और न ही किसान अब ये लड़ाई अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहे हैं। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन सी अफवाहें रही जिन्होंने किसानों के दिमाग में जहर भरा। मंडी में सौदेबाजी आम बात है, यानी मंडी है तो बाजार। लेकिन अफवाहों के बाजार ने तो इस बार मंडियों के वजूद को ही खतरे में डाल दिया। नए कृषि कानून को लेकर दूसरी सबसे बड़ी अफवाह है कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। यह झूठ किसानों के बीच आग में घी डालने वाला था, जिसने किसानों को आंदोलन के लिए उकसाया। लेकिन इस अफवाह में कितनी सच्चाई है, आइए ये भी परख लेते हैं। अफवाहों के बाजार में दांव पर मंडियां। कोई कहता है कॉर्पोरेट तय करेगा आपकी फसल का दाम, कोई कहता है खत्म हो जाएंगी मंडियां। यानी अफवाहों के बाजार में इस बार मंडियां ही दांव पर लग गई हैं। चलिए इस झूठ को भी बेनकाब किया जाए। यह विवाद शुरू हुआ नए मॉडल मंडी एक्ट के सामने आने के बाद। नया मंडी एक्ट कहता है कि निजी मंडियां भी बनाई जा सकती हैं। इसमें गोदामों, साइलों, कोल्ड स्टोरेज को भी निजी मंडी बनाने का प्रावधान है। यानी सिर्फ निजी मंडियों के प्रावधान की बात कहता ही एक्ट, न कि सरकारी मंडियों को इससे कोई खतरा है। चलिए अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि मॉडल मंडी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, जबकि देश में करीब 42,000 मंडियों की जरूरत है। वहीं 33% मंडियां केवल पंजाब में हैं, यानी अकेले पंजाब में ही 2,000 से ज्यादा मंडियां हैं। जबकि यहाँ 20 लाख से ज्यादा किसान, पंजाब की मंडियों से 3 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। मंडियों से मजदूरों को 15-20 हजार रुपए महीने की कमाई हो जाती है, जबकि इस राज्य में कुल 28,000 रजिस्टर्ड आड़ती हैं। यानी देश के कुल मंडियों का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ पंजाब के पास है, जबकि जरूरत के मुताबिक बाकी राज्यों के पास पर्याप्त मंडियां तक नहीं है। ऐसे में जरूरी था कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सरकार को अतिरिक्त बोझ भी न पड़े और मंडियों की संख्या भी बढ़ जाए। सरकार ने किसानों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मॉडल मंडी एक्ट का प्रावधान किया। सरकार के इस फैसले से सरकारी मंडियों के खत्म होने का कोई डर नहीं है। हालांकि नई मंडी व्यवस्था से सरकारी मंडियों के कारोबार पर जरूर फर्क पड़ा है। मध्य प्रदेश से आए आंकड़े जरा हैरान करने वाले जरूर हैं, क्योंकि अक्टूबर में 259 में से 47 मंडियों में काम पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में 147 में से 50 से 60% मंडियों ने कम कारोबार किया, जबकि 79 मंडियों में सिर्फ फल सब्जियों का कारोबार हुआ और 298 उप मंडियों में भी कोई कारोबार नहीं हुआ। नए मॉडल मंडी एक्ट से सरकार के कारोबार पर कुछ फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन सरकारी मंडियों के खत्म होने की बात पूरी तरह से अफवाह है। अब तक इतना तो साफ हो चुका था कि कानून में सरकारी मंडियों को खत्म करने का कोई जिक्र नहीं, बल्कि सरकार तो मंडियों की संख्या बढ़ाने के लिए मॉडल मंडी एक्ट लेकर आई, ताकि मौजूद 7,000 मंडियों का भार कम हो और किसानों को मनचाही जगह फसल बेचने की आजादी मिले। लेकिन झूठ के कारोबारियों ने तो अफवाहों के बाजार में मंडियों को ही बेच डाला।
अब तक हमारी टीम ने किसान कानून पर फैलाई गई 3 बड़ी अफवाहों का चक्रव्यूह तोड़ा और आपको सच्चाई से रूबरू कराया। लेकिन कई अफवाहें अब भी बाकी हैं। अगली अफवाह किसान आंदोलन को लेकर फैलाई गई है और दावा किया गया है कि इस आंदोलन में पूरे देश के किसान शामिल हैं, यानी कि आंदोलन पूरे देश के किसानों का है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं इस आंदोलन में पूरा देश शामिल है या फिर महज सेलेक्टिव प्रांतों के किसान ही आंदोलन के पीछे हैं। किसानों को पहले तो कानून का डर दिखाकर आंदोलन के लिए उकसाया गया। फिर एक खास इलाके के किसानों को पूरे देश के किसानों का आंदोलन करार दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2 महीने का संग्राम, शांति, शालीनता और सच के बीच किसान कैसे हो गए बदनाम। आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब हरियाणा के किसानों का जमावड़ा शुरू हुआ और हक की आवाज राजस्थान और पश्चिमी यूपी में भी बुलंद होने लगी। एक पल को तो लगा पूरे देश के अन्नदाता दिल्ली के दंगल में शामिल होने आ रहे हैं। दावा भी किया गया कि पूरे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन ये दावा महज एक अफवाह है या सच्चाई, ये जानना भी जरूरी था। 2 महीने तक जिस आंदोलन को पूरे देश के किसानों का आंदोलन कहा जाता रहा, उसकी सच्चाई 26 जनवरी को देश के सामने आ गई, जब सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही राजधानी में रण संभालते नजर आए। और आगे जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। यानी किसान आंदोलन की आड़ में एक साजिश रची गई। जाहिर सी बात है, साजिश का दायरा भी सीमित था और साजिश में शामिल लोग भी। फिर पूरे देश के किसानों को क्यों बदनाम किया गया? क्यों अन्नदाता की अस्मिता पर सवाल उठे? क्यों अफवाहों का बाजार गर्म किया गया कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन में शामिल है? इन संगठनों का दायरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी तक, यानी आंदोलन भी इन्हीं राज्यों के किसानों का है। लेकिन दावे ऐसे किए गए जैसे पूरे देश के किसान दिल्ली में उमड़ आए। साजिशों के इस मकड़जाल में सिर्फ किसान नेता ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से राजनीतिक दल और तमाम दूसरे संगठन खेल करते रहे। ऐसे में जरूरी है कि आंदोलन के हर सच को सामने लाया जाए। टीम न्यूज़ टीम। हरित क्रांति का फायदा जिन राज्यों को ज्यादा मिला, आज के आंदोलन में उन्हीं राज्यों के किसान शामिल हैं। यानी कि देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का ही आंदोलन है। कारण अधिक फायदा तो अधिक नुकसान का डर भी है। हालांकि झूठ की बुनियाद ऐसे खड़ी की गई जैसे हिंदुस्तान के हर हिस्से से किसान दिल्ली आए हों। एपीएमसी ये शब्द सुनने में जितना भारी है, इसकी अहमियत भी किसानों के लिए उतनी ही है। 1970 में जब किसान फसल बेचने के लिए भटक रहे थे, तब सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का प्रावधान, ताकि मंडियों की व्यवस्था सुनिश्चित हो और खुदरा बाजार की उठापटक से किसान बच जाएं। नए कृषि कानून में यही एपीएमसी एक बड़ी अफवाह का शिकार हुई और झूठ फैलाया गया कि इससे एपीएमसी सिस्टम कमजोर होगा, बिचौलियों का बोलबाला होगा और जमाखोरी भी बढ़ेगी। आइए झूठ के चक्रव्यूह को भी तोड़ा जाए। एपीएमसी सुनने में शब्द जितना भारी है, इसे समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कृषि कानूनों से जुड़े अफवाह और विवादों का एक पड़ाव यहाँ पर भी है। या यूं कहें कि पंजाब के किसानों का आंदोलन में उतरने का कारण भी कानून का यही हिस्सा है। बिचौलियों का हर मंडी, हर बाजार पर कब्जा होता है, कहीं लीगल तो कहीं इलीगल, लेकिन कच्चे बाजारों को यही लोग चलाते हैं और 90% किसानों की फसल खेत से निकलकर इन्हीं बिचौलियों के पास पहुंचती है। नए कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं
एपीएमसी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1970 में सरकार ने एपीएमसी की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत तमाम कृषि विपणन समितियां बनी। इसका मकसद था कि किसानों को बाजार की उठापटक से बचाया जा सके। किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का खाका तैयार किया गया था। नए कानून से किसानों को डर है कि एपीएमसी कमजोर होगा और मंडियों में बिचौलियों का कब्जा होगा। चलिए इस अफवाह को भी सच्चाई के पैरामीटर पर परख लेते हैं। मौजूदा वक्त में देश में लगभग 15 करोड़ किसान हैं, जबकि कुल मंडियां 7,000 के करीब, जबकि 94% मंडियों पर इन बिचौलियों का कब्जा है। यानी सिर्फ 6% किसान ही फसलों की सही कीमत ले पाते हैं। जरा सोचिए, जिन मंडियों पर पहले से 94% बिचौलिए मौजूद हों, वहां बिचौलियों से कौन बचा सकता है? सिर्फ कानून ही ना। सरकार ने इन्हीं बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए कानून में नए प्रावधान किए हैं। यानी नए कानून से एपीएमसी की प्रासंगिकता जरूर कम होगी, लेकिन निजी मंडियों से बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी ऊंचे दामों पर उपज को बेच पाएंगे। आज 94% मंडियों में बिचौलियों का बोलबाला है। जाहिर सी बात है कि नया कानून इन बिचौलियों का खेल खत्म करने वाला है। इन बिचौलियों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि करोड़ों के कारोबार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में शक की सुई इन बिचौलियों पर भी है। हालांकि अफवाहों के बाजार में पर्दे के पीछे बैठे तमाम और भी खिलाड़ी हैं जो वक्त के साथ बेनकाब होंगे। सावरकर के संघर्ष की कहानी इतिहास के पन्नों से जिस तरह से गायब की गई, उससे ये तो साफ नजर आता है कि एक बड़ी साजिश थी। हालांकि आज की आवाम अपने महान क्रांतिकारियों के योगदान को पहचानती भी है और उसे सम्मान देना भी जानती है। आइए अब जनता के नजरिए से ही समझते हैं कि सावरकर की साजिश है, संग्राम है, शहर में बवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, सवाल है कि किसान आंदोलन पर मजबूर क्यों हुए, सवाल है कि शहर में बवाल क्यों हुआ, सवाल है कि रोजी रोटी संकट में है क्या। चलिए सबसे पहले किसानों के सवाल का जवाब देते हैं, यानी तीनों कानूनों को समझते हैं। पहला कृषि कानून, किसानों का डर, केंद्र सरकार का दावा। किसानों को डर है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं मिलेगी। उनका दूसरा डर है कि कॉर्पोरेट के हाथ में खेतीहर भूमि कहीं बंधक न हो जाए। अब सरकार के दावे को समझते हैं। कानून कहता है कि किसानों की जमीन न कोई हड़प सकता है और न नीलाम कर सकता है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहीं भी छेड़ा नहीं गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को उत्पादों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। यानी पहले कृषि कानून पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कृषि कानून को समझते हैं। यहाँ पर किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का पक्ष कमजोर होगा और कृषि क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण होगा। लेकिन सरकार कहती है कि कानून का लाभ देश के 86% किसानों को मिलेगा। यानी 86% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बाध्यता किसानों पर नहीं है, न ही निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए तीसरे कृषि कानून के सार को भी समझते हैं और उस पर फैलाए गए झूठ के चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। इस कानून से किसानों को डर है कि स्टोरेज के लिए बड़ी कंपनियां किसानों पर शर्तें थोपेंगी। लेकिन सरकार का दावा है कि इससे कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा। यानी निवेश बढ़ेगा तो स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा छोटे किसानों और मजदूरों को होगा।
देश भर में हर साल किसानों का आंकड़ा कम होता जा रहा है। किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्हें भी वजूद खत्म होने का डर दिखाया गया। कहा गया कि कॉरपोरेट का हवा उन्हें निगल जाएगा, लोन के जाल में किसान फंस जाएंगे, फसलों के दाम नहीं मिल पाएंगे और तमाम ऐसी अफवाहें फैलाई गईं जिनसे किसान डर गए और निकल पड़े आंदोलन की राह पर। तो चलिए इस बात को भी सच्चाई के मीटर पर परख लेते हैं कि कॉरपोरेट का हवा कितना बड़ा है। खेतों पर सवाल है, इसलिए बवाल है। साजिशों का कुछ चक्र देखिए, अफवाहों ने किसानों की जमीन ही हड़प ली। अफवाह है कि नए कृषि कानूनों से खेत ही हड़प लेंगे कॉरपोरेट वाले। अफवाह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों की काल बन जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। किसानों को डर है कि उनके खेत बंधक या गिरवी हो जाएंगे, कर्ज देकर बड़ी कंपनियां जमीन हड़प लेंगी, जबकि सरकार का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाने का कोई डर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हवा किसानों को डराने के लिए बनाया गया, उसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। वैसे भी साल दर साल देश में किसानों का आंकड़ा घटता जा रहा है। ऐसे में इन अफवाहों ने अन्नदाताओं को खेती से मोह भंग करने का काम किया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004-2005 में देश में 16.61 करोड़ किसान थे, जो 2011-12 में घटकर 14.62 करोड़ रह गए। यानी करीब 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी। इसी दर से किसान खेती छोड़ते रहे तो 2022 तक आंकड़ा घटकर 11.95 करोड़ तक हो सकता है। यानी हर साल करीब 2.4% किसान खेती छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसानों का खेती से मोह भंग होने के पीछे फसलों की लागत न निकल पाना और आर्थिक तंगी, कर्ज के जाल जैसे जंजाल बड़े कारण हैं। सरकार ने किसानों की इसी बदहाली को दूर करने के लिए कृषि कानूनों में बदलाव किया और उनकी हालत सुधारने की कोशिश भी की। ऐसे में जरूरी है कि अन्नदाता को सही मौकों पर मदद की जाए, न कि अफवाहों के चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें बर्बाद करने की कोशिश हो। अफवाह और सच्चाई के बीच का चक्रव्यूह अब टूट चुका है। उम्मीद है कि अब तक नए कृषि कानून को आप समझ गए होंगे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।